दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। BPSC का पेपर कर रहे हैं, फुल लेंथ करेंगे। ठीक है, हम लोग फुल लेंथ भी करते चल रहे हैं और सेक्शन वाइज भी करते चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने BPSC का कम से कम 6 पेपर पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे UP PCS का भी हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और BPSC का भी कर रहे हैं ताकि कम से कम 4000 3500 क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाए, ताकि जब पेपर दें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। ठीक है, और जो PCS में या IAS में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो वो अन्य मतलब कि जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहते हैं, और अन्य स्टेट के PCS के लिए भी, अन्य जो PCS होता है स्टेट में, उनके लिए भी उपयोगी होते हैं, क्योंकि आसपास से ही क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बनते रहते हैं, तो उनके लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, अदर स्टेट के लिए भी और बिहार के लिए भी। ठीक है, BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे, या फिर बिहार दरोगा, या फिर BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, या फिर रेलवे SSC, बैंकिंग, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन से जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे उनके लिए काफ़ी उपयोगी सेशन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 47वीं BPSC का पेपर है, जो कि कब हुआ था, 2005 में पेपर हुआ था, उसका पेपर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन वाइज भी हम लोगों ने किया है। हिस्ट्री कंप्लीट किया जा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में है अवेलेबल। ज्योग्राफी भी करीब करीब कंप्लीट है, तो वो भी प्लेलिस्ट में है, तो उसको भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी वीडियो पड़े हुए हैं तो उसको देख करके और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा हुई थी, किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कश्मीर के कुंडलवन में। चौथी बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध सभा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य कालीन प्रशासन, समाज, जीवन तथा नगर प्रशासन का वर्णन किया है। ध्यान रखेंगे, जो मैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको भी करते चलता हूँ, ताकि आसपास से क्वेश्चन जो पूछे जाएं तो वो आप देख सकें। ठीक है, आसपास से क्वेश्चन न छूटे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। बी आंसर हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे, ध्यान रखेंगे इसको। ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। इस पुस्तक से हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान के साथ ही हर्षकालीन राजनीति और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। कादम्बरी उनकी अन्य प्रमुख पुस्तक है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की अन्य प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, हर्षचरितम नामक पुस्तक बाणभट्ट की है, और बाणभट्ट की ही कादम्बरी भी अन्य प्रमुख पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। और ये बाणभट्ट जो हैं ये हर्ष के दरबारी कवि रहे हैं, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को, क्योंकि पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त थे। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, बाणभट्ट ने हर्षचरितम और कादम्बरी। ठीक है, बाणभट्ट ने कौन कौन सी? तो हर्षचरित और कादम्बरी, एवं कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है, ध्यान रखेंगे। मुद्रा राक्षस की रचना किसने? तो विशाख दत्त ने की है। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ध्यान रखेंगे, वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, ठीक है, महावीर स्वामी के, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में पहला अपना धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, उपदेश जो पहली बार दिए थे उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। तो सारनाथ में दिए थे, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, वाराणसी के निकट है सारनाथ, वहीं दिया था पहला धर्म चक्र प्रवर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आप लोग को पता है कि राजगृह या गिरिब्रज जो थी मगध की प्रथम राजधानी थी, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगृह, इसी को बोलते हैं, सी आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य ने शासन किया था, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके पश्चात मगध पर मौर्य वंश 323 ईस्वी पूर्व से 184 ध्यान पूर्व का शासन स्थापित हुआ। और मौर्य वंश के बाद कौन आया? तो शुंग आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक चीज एक वो ध्यान रखिए, हसीन, मौर्य, शुंग और कर्ण, ध्यान रखें। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और मौर्य से मौर्य वंश और शुंग वंश और फिर कर्ण वंश। ये सीरीज है, पूछे जाते हैं कि कौन किसके बाद आया, क्या कौन पहले आया। तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश और फिर कर्ण वंश। इस तरह का ये सीरीज है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश और मौर्य के बाद शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, ध्यान रखेंगे। तो मौर्य वंश आया नंद वंश के बाद, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था तक्षशिला था। मौर्य काल 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपने वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था, तो मुगल प्रशासन में जो मुहस्सिब था कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी था मुहस्सिब। ठीक है, मुहस्सिब जो था लोक आचरण अधिकारी था। सी आंसर हो जाएगा मुगल प्रशासन में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि और आसपास से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से करते चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय रामचंद्र देव था शासक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। इस समय रामचंद्र देव देवगिरी का राजा था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। बी आंसर होगा। गुलाम या दास वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। इसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तुर्की राजवंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया। ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ध्यान रखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। किनका? तो दयानंद सरस्वती का। इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। ठीक है, और वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। किनका? तो दयानंद सरस्वती का। ये सब डिटेल्स भी ध्यान रखेंगे, आसपास से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन, डी आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति का गठन 1905 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ध्यान रखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है, तो किससे? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स तथा
बेलेजली संबंधी थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। ठीक है, बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयास किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। डी आंसर होगा। काफी बार पूछा जाता है, रिपीट काफी होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक है, चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था ना, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था चर्चिल था। ध्यान रखेंगे। काफी बार पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन था? तो अबुल कलाम आजाद थे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आजाद थे। ए आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद देवबंद के विद्वान थे। उन्होंने अलंदवाह का प्रकाशन किया। ये खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, स्वदेशी आंदोलन तथा अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़े रहे। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो अबुल कलाम आज़ाद की है। और देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस जो चलती थी पहले के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला व सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में यह अफवाह फैल गई कि इसमें गाय व सूअर की चर्बी लगी है। ठीक है, चर्बी है। यही कारतूस 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा उसमें जो कारतूस भरी जाती थी उसको पहले दांत से काटना पड़ता था, खींचना, उसमें चर्बी गाय और सूअर का लगा होता था। इसी के कारण ये तात्कालिक कारण बना था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। सन 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इस संगठन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और महामंत्री चमन लाल थे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय व्यापार संघ मतलब
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। सन 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इस संगठन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और महामंत्री कौन थे? तो चमन लाल थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। डी आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित हो गई। शिशिर कुमार गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया था, जिसे 1879 ईस्वी में एस एन बनर्जी ने ले लिया था। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान ने ऐसा कहा था। ठीक है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने ऐसा बोला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। बी आंसर होगा। उक्त बातें सर सैयद अहमद खान ने की थी। उन्होंने 1888 ईस्वी में एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान का इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। और उक्त बातें सर सैयद अहमद खान ने की थी। उन्होंने 1888 ईस्वी में एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, इसके हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखते हैं किसने। तो तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर भी थे। सी आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, गांधी इरविन समझौते में एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता की, जबकि मदन मोहन मालवीय और एम.सी. रजा पूना पैक्ट से जुड़े थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और एम.सी. रजा जो थे वो पूना पैक्ट से जुड़े थे, लेकिन ये गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता की थी किन्होंने? तो एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने। तो तेज बहादुर सप्रू यहाँ दिया है, तो तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते, तब तक उन्होंने उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था?
तो निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक? तो लीडर था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो लीडर, बी आंसर हो जाएगा। लीडर समाचार पत्र मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1919 ईस्वी में गांधी जी ने की थी। ठीक है, यंग इंडिया भी काफ़ी पूछा जाता है। तो यंग इंडिया की स्थापना 1919 में गांधी जी ने की थी, जबकि फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी है। ठीक है, यंग इंडिया किसका है? तो गांधी जी का है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका है? तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, ध्यान रखेंगे। और लीडर किसका है? तो लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे, लीडर के, ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक? तो लीडर थे। लीडर जो था उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था, ध्यान रखेंगे। इसको डिटेल्स भी ध्यान रखेंगे, आसपास से क्वेश्चन बनते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद, ये आंसर हो जाएगा। जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो ये आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष 1940 से 46 ने क्रिप्स मिशन 1942 व लॉर्ड बेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं की थी। अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और 46 तक ही ये, मतलब जब बीच में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, तो ये 45-46 तक अध्यक्ष पद पर रहे थे। ठीक है, तो यही इसी वजह से ये क्रिप्स मिशन के टाइम में भी और ये लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं इन्होंने की थी। किसने? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 और 148 दी गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट के द्वारा 148 दी गई थी। तो क्रमशः 71 और 148 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और 148, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 एवं 148 सीटें आरक्षित की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में कितने? तो 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, ध्यान रखेंगे। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से करेंगे। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो वो थे जमना लाल बजाज, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो जमना लाल बजाज थे, बी आंसर हो जाएगा। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 1942 तक रहे, ध्यान रखेंगे, जमना लाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने की थी, ये आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा NG रंगा महासचिव चुने गए थे। पहले सम्मेलन में
जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। 14 जून 1947 को जिस समय दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सरकार से मतभेद के पश्चात नवंबर 1947 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्होंने ही दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन देखिए 14 जून 1947 को जिस समय दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। सरकार से मतभेद के पश्चात नवंबर 1947 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो नवंबर में त्यागपत्र दिया था जेबी कृपलानी ने। इसका मतलब कि जब कांग्रेस भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ये ध्यान रखेंगे चीज़ को, ठीक है। नवंबर में ये त्यागपत्र दिए थे 1947 में, सरकार से मतभेद होने के कारण, और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इनके त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्होंने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये ध्यान रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद दिल्ली अधिवेशन 1947 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो डॉल्फिन चैलेंजर कटक है, ठीक है। डॉल्फिन चैलेंजर कटक, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है तो डॉल्फिन चैलेंजर कटक, सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छे से समझ में आएगा। अटलांटिक महासागर का मुख्य लक्षण मध्य अटलांटिक कटक, जो एस अक्षर की आकृति में अटलांटिक के उत्तर एवं दक्षिण महासागरीय द्रोणियों के मध्य लगभग 64,000 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसके कई भाग हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर मध्य अटलांटिक कटक, डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक आदि, ठीक है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इजराइल से किस किस की सीमाएं लगती है, किस किस देश की कॉमन बाउंड्री, किसका बॉर्डर लगता है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र का बॉर्डर लगता है। ये आंसर हो जाएगा। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान से, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, 4 देशों से। ये आंसर हो जाएगा। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन है, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 रेल मार्गों व सूची 2 जोड़ने वाली स्थानों से संबंध
संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दें, मतलब रेल मार्ग और जोड़ने वाला स्थान, इससे मिलान करना है। तो कौन सा हो जाएगा? ए का यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये जोड़ता है पेरिस से वारसा को, ठीक है। ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथा यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा को, और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको? तो ये ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को, ठीक है। बी का तीसरा और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है सी का दूसरा लेनिन ग्राद से व्लादिवोस्टॉक को, और ओरिएंटल एक्सप्रेस जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस किसको? तो पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है, ठीक है। डी का पहला ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग किसको? तो पेरिस से वारसा को, ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो किसको? तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग को, और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको? तो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टॉक को, और ट्रांस ओरिएंटल एक्सप्रेस, ये ओरिएंट एक्सप्रेस किसको? तो पेरिस से इस्तांबुल को। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे बी आंसर होगा। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा को, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो तक जाता है, और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है, और ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है सी आंसर हो जाएगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार ये कंपन जनित क्वेक जनरेटेड सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपन जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सही नहीं है, ठीक है। एक व्याख्या देखिए। वर्ष 2004 के सुनामी से लगभग 2.5-3 लाख लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। 2004 की सुनामी से लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 50 लाख ये बोल रहा है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, ठीक है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारी भाग है। क्या बोल रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है, तो ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त फोर्ज डीप में हुई है, तो ये भी सही है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप है। नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। ये चौथा गलत हो गया। 1, 2 और 3 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक
सम अभिनति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखिए, कथन 1, 2 और 3 सत्य है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, तो चौथा कथन गलत है। 1, 2, 3 सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण लोकेशन शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण लोकेशन शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो का उपयोग कर सकें आप। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।